Hello guys, welcome back to my channel Dentistry Active and today our topic is anchorage in orthodontics। तो हम आज पढ़ने वाले हैं एंकरेज के बारे में। हम पहले बेसिक जो चीज़ है वो हम समझेंगे एंकरेज। व्हाट डू यू मीन बाय एंकरेज, कि हमें एंकरेज वर्ड से समझ क्या आ रहा है। ठीक है, बेसिकली एंकरेज यूज हो रहा है कि कब, कि जब हमारे टूथ मूवमेंट, जब हमारे टीथ मूवमेंट कर रहे हैं। ठीक है, ऑर्थोडोंटिक्स के केस में क्या होगा, जैसे हमारे टीथ मूवमेंट कर रहे हैं, हम बहुत सारे अप्लाइंसेस के थ्रू टूथ का मूवमेंट कराते हैं। अप्लाइंसेस एक्टिव फोर्सेस लगाते हैं जिसकी वजह से टूथ मूव करते हैं, लेकिन उन टूथ को मूव करने के लिए कहीं से हमें फोर्स जनरेट करने वाले कुछ एरियाज चाहिए जहाँ से फोर्स क्रिएट हो रहा है। एंड दीज एरियाज और ऑल्सो एक्ट एज एंकर्स। एंड एंकर्स क्या है, ये वाई दीज आर कॉल्ड एंकरेज एरियाज, तो हम समझेंगे। एंकरेज एरियाज वो हैं जो डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं। जो भी हमें टूथ मूव कराने हैं, जिन टूथ की हमें मूवमेंट्स करानी है, उन टूथ पे एक्टिव फोर्सेस लगेंगे। अब वो टूथ जिन पे एक्टिव फोर्सेस लग रहे हैं, उन टूथ का कहीं ना कहीं से एक रेजिस्टेंस कनेक्ट होना चाहिए, यानी कि उन टूथ को मूव कराने के लिए कहीं ना कहीं से हमें एक रेजिस्टेंस लेना है। वो जो रेजिस्टेंस जहाँ से मिलेगा दैट इज़ एंकर एरियाज, जहाँ से हमें रेजिस्टेंस मिल रहा है। यानी कि हमें कुछ टूथ मूव कराने हैं, लेकिन उन टूथ को मूव कराने के लिए हमें कहीं से रजिस्टिंग फोर्सेस चाहिए, कहीं से रजिस्टिंग एरियाज चाहिए। एंड दीज रजिस्टिंग एरियाज आर एंकर एरियाज। एंड एंकर्स आर डिग्री, एंकर एरियाज आर डिग्री ऑफ रेजिस्टेंस। इट एंकरेजेस डिग्री ऑफ रेजिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट, यानी डिग्री ऑफ रेजिस्टेंस टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफर्ड फ्रॉम द फोर्सेस। ठीक है, ग्रेबर के अकॉर्डिंग। लेकिन वाइट एंड गार्डनर के अकॉर्डिंग इट इज़ द साइट ऑफ डिलीवरी फॉर एक्सर्टिंग फोर्सेस। क्या है साइट ऑफ डिलीवरी? एंकरेज एरियाज। सम दीज आर सम एनाटॉमिक एरियाज, बट ये इंट्राओरल भी हो सकते हैं, एक्सट्राओरल भी हो सकते हैं। इनकी बात हम करेंगे क्लासिफिकेशन में। पहले हम क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं एंकरेज का, फिर इनके बाद इनकी बात भी करेंगे, बिकॉज ये क्लासिफिकेशन के अंदर भी आते हैं। तो हम बात करते हैं एंकरेज का क्लासिफिकेशन। जो हमारा एंकरेज का क्लासिफिकेशन है उसके अंदर अलग अलग बेसिस के अकॉर्डिंग, जैसे अगर हम बात करें कि अकॉर्डिंग टू जॉ इन्वॉल्व, कौन सा जॉ इन्वॉल्व है उसके बेस पे एंकरेज का क्लासिफिकेशन। अगर हमारा एक ही आर्च के अंदर अपर एंड लोअर आर्च है, तो एक ही आर्च के अंदर है, तो हम क्या कहेंगे? इट इज़ इंट्रामैक्सिलरी, यानी विद इन अ सिंगल। इंटरमैक्सिलरी इन अपोजिट आर्च के केस में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मैनर ऑफ फोर्स, सिंपल एंकरेज, स्टेशनरी एंकरेज एंड रेसिप्रोकल एंकरेज। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू साइट, इंटरवल, एक्सटर्नल, मैस्कुलेचर। एंड फोर्थ इज अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ एंकरेज यूनिट। एंकरेज यूनिट के अकॉर्डिंग सिंगल और प्राइमरी, कंपाउंड या फिर मल्टीपल और रेनफोर्स। दीज आर टाइप ऑफ एंकरेज। अब हम एक एक करके इन सब की बात भी करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू साइट के बेस पे। ठीक है, इंट्रा ओरल सोर्सेज और एक्स्ट्रा ओरल सोर्सेज हैं कुछ, जहाँ से हमें एंकरेज मिल रहा है। इंट्रा ओरल सोर्सेज कौन कौन से हैं? इंट्रा ओरल सोर्सेज विद इन द ओरल कैविटी, टीथ, एल्वियुलर बोन एंड बेसल जो बोन और मस्कुलेचर। टीथ भी हमें एंकरेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अब टीथ हमें एंकरेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके बेस पे कुछ ऐसी चीज़ें जिन जिन जो टूथ के अंदर हैं, तो वो एंकरेज को बढ़ावा देंगे उस चीज़ में। ठीक है, जैसे कि टूथ का रूट सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो वो वाला टूथ ज़्यादा एंकरेज देगा। टूथ की रूट फॉर्म कैसी है, टूथ का साइज, टूथ के नंबर ऑफ रूट्स कितनी है, ये सब एंकरेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टूथ की लेंथ, रूट की लेंथ ज़्यादा है तो एंकरेज ज़्यादा है। टूथ का साइज, नंबर ऑफ रूट्स ज़्यादा है तो एंकरेज ज़्यादा है। ऑब्वियसली रूट लेंथ ज़्यादा है तो बोन के अंदर ज़्यादा रहेगा टूथ, बोन के अंदर ज़्यादा डेप्थ में रहेगा, तो हमें ज़्यादा रेजिस्टिंग फोर्सेस मिलेंगे वहाँ से। एंकाइलोज टूथ, एंकाइलोज टूथ में तो पीडीएल है ही नहीं, वो डायरेक्ट बोन से फ्यूज है, तो हमें बहुत बढ़िया वहाँ से एंकरेज मिलेगा। नेक्स्ट, इंक्लिनेशन ऑफ टूथ। अगर हमारा टूथ, हमें इन टीथ के लिए एंकरेज चाहिए, ये टीथ हमें पीछे लेने हैं, ये हमें फोर्सेस के थ्रू पीछे इनको रिट्रैक्शन करना है टूथ का, और हम एंकरेज ले रहे हैं मान लो इस टूथ से। ये तो सिंपल है, लेकिन मान लो कोई टूथ ऐसे इंक्लाइंड है पीछे की तरह, तो ये ज़्यादा अच्छा एंकरेज देगा। ठीक है, अगर हम रूट फॉर्म के बात बेसिस पे बात करें, तो रूट फॉर्म में राउंड रूट फॉर्म में, फ्लैट रूट फॉर्म एंड ट्राइंगल रूट फॉर्म।
राउंड रूट फॉर्म हमें किस में मिलेगी, बाइकस्पिड्स, प्रीमोलर्स के अंदर, और बक्कल रूट्स ऑफ मैक्सिलरी मोलर्स, ठीक है। फ्लैट हमारी किस में मिलेगी, फ्लैट मिलेगी मेडुलर इंसाइजर्स एंड बक्कल रूट, राउंड मिलेगी पैलेटल रूट और बाइकस्पिड में। ट्रायंगल रूट फॉर्म हमें मैक्सिमम रेजिस्टेंस देती है, ये मिलती है कैनाइन के केस में और मैक्सी सेंटर एंड लेटरल इंसाइजर्स के केस में, ठीक है। एल्वुलर बोन के बेस पर अगर हम बात करें तो एल्वुलर बोन हमें एक सर्टेन लिमिट तक रेजिस्टेंस दे सकती है, बिकॉज अगर हम एक सर्टेन लिमिट से ऊपर फोर्स लगाएंगे बोन के ऊपर तो वहाँ पे बोन रीमॉडलिंग हो जाएगी और मूवमेंट हो जाएंगे, ठीक है। बेसल जॉ बोन के केस में अगर हम बात करें तो हार्ड पैलेट हमें एज अ एंकरेज प्रोवाइड कर सकता है एंड लिंगुअल सरफेस ऑफ मैंडिबल, बिकॉज हार्ड पैलेट कैसे प्रोवाइड करेगा, हम बात करें ट्रांसपैलेटल आर्च के अंदर हम एक ट्रांसपैलेटल आर्च होता है, एक नेंसपैलेटल आर्च होता है। नेंसपैलेटल आर्च के अंदर बात करें तो एक एक्रेलिक बटन होता है, उसे हम पैलेट पे लगाते हैं तो वहाँ से हमें एंकरेज मिलता है। एक लिंगुअल सरफेस ऑफ मैंडिबल, अगर हम बात करें यहाँ पे लिंगुअल आर्च जो हम यूज़ करते हैं ना स्पेस मेंटेनर्स में, वो एंकरेज ही प्रोवाइड करते हैं हमें। तो लिंगुअल सरफेस ऑफ मैंडिबल में वहाँ हम लिंगुअल आर्च यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो वो एक प्रकार से एंकरेज प्रोवाइड कर रहा है हमें, ठीक है। तो इस केस में अगर हम बात करें एंकरेज मिल रहा है। नेक्स्ट है मस्कुलेचर, अगर हमारे हाइपरटोनिक मसल है वो भी एंकरेज प्रोवाइड करेगी। अगर हमारी हाइपरटोनिसिटी है मसल्स के केस में, हाइपरटोनिसिटी में मसल स्टिफनेस है, मसल रजिस्ट करेगी बिकॉज इट इज़ हाइपरटोनिक, ठीक है। हम उसकी हेल्प से एंकरेज ले सकते हैं और कोई भी चीज़ में मूवमेंट्स को रजिस्ट करा सकते हैं, ठीक है। लिप बम्पर इस केस में यूज हो सकता है बिकॉज लिप बम्पर की हेल्प से हम जो हाइपरटोनिक मसल्स हैं उनसे हम एंकरेज ले सकते हैं। लिप बम्पर इंक्रीज करता है एंकरेज को, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सट्रोवल सोर्सेज की। इंट्रोवल सोर्सेज खत्म हो गए, एक्सट्रोवल सोर्सेज की बात करते हैं। एक्सट्रोवल सोर्सेज में आएंगे हम क्रेनियम में हम यूज़ कर रहे हैं पैराइटल और ऑसिपिटल और पैराइटल बोन का यूज़ कर रहे हैं हम, हेड गियर लगा के वहाँ से एंकरेज लेंगे, ठीक है। सर्वाइकल एंकरेज कहाँ से, नेक और सर्वाइकल रीजन से, यहाँ पे सर्वाइकल हेड गियर का यूज़ करेंगे। फेशियल बोन में कौन कौन से यूज़ कर लेंगे हम, फ्रंटल बोन यूज़ कर लेंगे और मैंडिबुलर सिम्फाइसिस, ठीक है। चिन कप लगा के, ठीक है, चिन कप लगाते हैं मैंडिबुलर सिम्फाइसिस से एंकरेज लेने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा एंकरेज की, अब एक एक करके सारे क्लासिफिकेशन के जो टाइप्स हैं उनकी बात करेंगे, ठीक है। पहले हम बात करते हैं सिंपल एंकरेज की। सिंपल एंकरेज क्या मतलब है, सिंपल एंकरेज का मतलब है कि हम जो भी टूथ हैं उन पे टिपिंग फोर्सेस लगा रहे हैं, और टिपिंग फोर्सेस मीन्स कि हम जो भी टूथ हैं, जो भी हमारे एंकरेज यूनिट वाले टूथ है ना, उन पे हमें कोई एक टूथ मूव कराना, ये आर्च है, ठीक है। इसमें एक टूथ है जो थोड़ा सा अंदर आ रखा है, बाकी टूथ नॉर्मल ऑक्लूजन में। मैं एग्जांपल के लिए समझाने के लिए बना रहा हूँ, जैसे सारे टूथ अलाइनमेंट, लेकिन ये अंदर है और इस पे हम अप्लायंस से फोर्स लगा रहे हैं बिकॉज ये हमें इधर मूव कराना है, ठीक है। तो होगा क्या, ये एंकरेज यूनिट की तरह काम कर रहे हैं टूथ, अब इस पे फोर्स लगाना है हमें, ठीक है, क्योंकि फोर्स तो पूरी यूनिट पे लगेगा, ठीक है। इस दांत पे लग रहा है प्लस में साथ में यूनिट कनेक्ट है तो यूनिट पे लगे, लेकिन यूनिट जो है वो रजिस्ट करेगी और यूनिट रजिस्ट करेगी फोर्स को, तो जो टूथ हम जिसे मूव कराना चाह रहे हैं वो टूथ टिपिंग होके मूव कर जाएगा, लेकिन एंकरेज यूनिट नहीं मूव करेगी बिकॉज विद द रेजिस्टेंस वी आर टेकिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम द एंकरेज यूनिट टू मूव दिस टूथ, दैट इज सिंपल एंकरेज, ठीक है। अगर हम बात करें स्टेशनरी एंकरेज के केस में, हम क्या कर रहे हैं, बॉडीली डिस्प्लेसिंग फोर्स अप्लाइज ऑन एंकरेज यूनिट। यहाँ पे सिंपल एंकरेज में सिर्फ टिपिंग फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं एंकरेज यूनिट पर, लेकिन स्टेशनरी एंकरेज में पूरे बॉडीली फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं। तो हम बॉडीली फोर्सेस की हेल्प से रेजिस्टेंस लेंगे, यानी हम जो अप्लायंस से फोर्स लगाएंगे ना उस किसी भी पर्टिकुलर टूथ पे जो हमें मूव कराना है उस पर हम अप्लायंस से बॉडीली फोर्स लगाएंगे पूरा, और पूरी एंकरेज यूनिट क्या होगी, एंकरेज यूनिट मूव नहीं करेगी बिकॉज एंकरेज यूनिट एक बॉडीली फोर्स का रेजिस्टेंस देगी और वो टूथ पर्टिकुलर टूथ मूव कर जाएगा। रेसिप्रोकल एंकरेज के केस में क्या होगा, हम दो या दो से ज़्यादा टूथ को मूव करा रहे हैं, जैसे मान लो मिडलाइन डायस्टीमा के केस में ये दो सेंट्रल इंसाइजर, यहाँ पे डायस्टीमा है, तो एक एंकरेज यूनिट ये, एक एंकरेज यूनिट ये पूरी बन जाएगी, और हमने दो जेट स्प्रिंग लगाई, हमने जो दो भी अप्लायंस लगाएंगे और
इन टूथ को मूव कराएंगे थोड़ा, ठीक है। तो दोनों एंकरेज यूनिट इक्वल फोर्सेस रेजिस्टेंस देंगे, जिनकी वजह से यहाँ पे मूवमेंट होगा, ठीक है। और मान लो ऐसा केस भी हो सकता है कि ये टूथ थोड़ा सा अंदर है, हमें इसका लेबियोलिंगुअल मीजोडिस्टल मूवमेंट कराना है, तो उस केस में जेट स्प्रिंग भी लग सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंट्रामैक्सिलरी और इंटरमैक्सिलरी। इंट्रामैक्सिलरी विद इन द सेम आर्च, रजिस्टिंग टूथ भी वही है और हमारा वो टूथ भी वही है जो हमें मूव कराना है, ठीक है। इंटरमैक्सिलरी अपोजिट आर्च में, इंटरमैक्सिलरी का दूसरा नाम है बेकर्स एंकरेज, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें क्लास 2 के केस में, यहाँ पे क्या है, हमें ये टूथ मूव कराने पीछे, तो हम एंकरेज ले रहे हैं यहाँ से नीचे से, ठीक है। इंटरमैक्सिलरी यानी मैक्सिलरी टूथ के लिए एंकरेज, ठीक है, फ्रॉम द अपोजिट आर्च, ठीक है। मैक्सिलरी टूथ मूव कराने ना, तो हम यहाँ से एंकरेज ले रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राइमरी एंकरेज, कंपाउंड एंड री इन्फोर्स एंकरेज। प्राइमरी एंकरेज रेजिस्टेंस बाय सिंगल टूथ, हमें सिंगल टूथ है और सेम रेजिस्टेंस मिल रहा है। नेक्स्ट है कंपाउंड एंकरेज, रेजिस्टेंस प्रोवाइड बाय मोर देन वन टूथ, ठीक है। री इन्फोर्स में कि मोर देन वन टाइप ऑफ रेजिस्टेंस यूनिट आ जाएगी यहाँ पे। किस तरह मोर देन वन टाइप ऑफ रेजिस्टेंस यूनिट? कैसे मतलब मल्टीपल एंकरेज सोर्सेज आ जाएंगे, एक्सटर्नल एक्स्ट्रा ओरल अप्लाइंसेस लगा रहे हैं, उनका एक अलग एंकरेज मिल रहा है। अपर एंटीरियर इंक्लाइन प्लेन लगा रहे हैं, ठीक है। ट्रांसपेलेटल और लिंगुअल आर्चेस लगा रहे हैं, यानी कई सारी रेजिस्टेंस यूनिट है जिनके थ्रू हम एंकरेज ले रहे हैं, दैट इज री इन्फोर्स और मल्टीपल एंकरेज, ठीक है। अपर एंटीरियर इंक्लाइन प्लेन में क्या होता है, हम एक ऊपर, ये क्या है, ये अपर इंसाइजर है, ठीक है। इसमें हमने एक इंक्लाइंड प्लेन लगा दिया ऐसे, यहाँ पे मैंडिबुलर आएगा टिथ, और वो यहाँ पे इधर जब हमारा जॉ बंद होगा, जब मैंडिबल मतलब जॉ को हम जब बंद करेंगे तो इधर स्लिप करेगा। स्लिप करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे स्लिप करने के बाद रेजिस्टेंस लगेगा, ठीक है। क्योंकि जब ये स्लिप कर जाएगा इधर, तो ये वाला जो अप्लायंस है वो एंकरेज प्रोवाइड करेगा, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है मेथड ऑफ अगमेंटिंग एंकरेज। अगमेंटिंग मीन्स कि हम कह सकते हैं कि वी आर इम्प्रूविंग द एंकरेज, एंकरेज को हम इम्प्रूव कर रहे हैं बाय अप्लाइंग वेरियस मेथड्स, ठीक है। किस तरह हमारा एंकरेज इंक्रीज होगा, बाय मैक्सिमाइजिंग रूट सरफेस एरिया। रूट सरफेस एरिया अगर हमारा ज़्यादा है तो एंकरेज हमारा ज़्यादा होगा, ठीक है। नेक्स्ट है टिपिंग वर्सेस बॉडीली मूवमेंट। बॉडीली मूवमेंट के लिए हमें ऑब्वियसली पता है एंकरेज ज़्यादा चाहिए, और टिपिंग के लिए हम कम एंकरेज से भी काम चला सकते हैं, ठीक है। इंक्लूड सेकेंडरी मोलर इन ट्रीटमेंट। अगर हम सेकेंड मोलर को इंक्लूड कर लें, तो सेकेंड मोलर को अगर हम इंक्लूड कर लेंगे तो हमारा रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, हमें फिर रेजिस्टेंस ज़्यादा मिलेगा। नेक्स्ट है ग्रोथ पैटर्न। ग्रोथ पैटर्न में हॉरिजॉन्टल ग्रोथ इंडिविजुअल्स और वर्टिकल ग्रोथ इंडिविजुअल्स। जो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ इंडिविजुअल्स है उनमें हमें एंकरेज की ज़रूरत कम है, बिकॉज उनके अंदर वो रजिस्ट करेंगे मीजल और वर्टिकल मूवमेंट ऑफ टूथ को, ठीक है। लेकिन वर्टिकल जो ग्रो इंडिविजुअल्स हैं उनमें हमें एंकरेज की ज़्यादा ज़रूरत होती है, बिकॉज हॉरिजॉन्टल ग्रोइंग इंडिविजुअल वर्टिकल इंडिविजुअल में एक चीज़ का फ़र्क है, वो है मैंडिबुलर प्लेन एंगल। वर्टिकल ग्रोइंग जो इंडिविजुअल्स हैं उनमें मैंडिबुलर प्लेन एंगल ज़्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ टीथ फॉर एक्सट्रैक्शन। हम किस टूथ को सिलेक्ट कर रहे हैं एक्सट्रैक्शन के लिए, वो चीज़ भी एंकरेज पे डिपेंड करेगी, ठीक है। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा ओरल एंकरेज। हम एक्स्ट्रा ओरल एंकरेज का यूज़ कर रहे हैं लिंगुअल और ट्रांसपेरेंटल आर्च का। सेपरेट कैनाइन रिट्रैक्शन। सेपरेट कैनाइन रिट्रैक्शन मीन्स अगर हमें एंटीरियर्स में सारे रिट्रैक्ट करने तो हम क्या करें, दो स्टेप में टूथ का मूवमेंट करेंगे। किस तरह, पहले सिर्फ कैनाइन को पीछे रिट्रैक्ट कर लो, फिर उसके बाद और एंटीरियर्स को, क्योंकि अगर हम पहले कैनाइन को रिट्रैक्ट कर लेंगे ना तो हमें कैनाइन भी एज अ एंकरेज यूनिट मिल जाएगा फिर। और बिकॉज हमें तो पता ही कैनाइन की रूट बहुत लंबी है,
वो बोन में ज़्यादा नीचे तक डेप्थ में, तो हमें कैनाइन बहुत बेहतर एंकरेज प्रोवाइड कर सकता है। तो वी आर डूइंग 2 स्टेप रिट्रैक्शन, फर्स्ट कैनाइन को रिट्रैक्ट कर लो, देन अदर एंटीरियर्स को। नेक्स्ट यूज एंकरेज डिवाइसेस। एंकरेज डिवाइसेस में आ जाते हैं TAD, ठीक है, ये सब हम बात करेंगे हम TAD की। TAD क्या है? TAD इज टेम्परेरी एंकरेज डिवाइस। टेम्परेरी एंकरेज डिवाइस मीन्स वी आर यूजिंग इम्प्लांट, ठीक है, इम्प्लांट यूज़ कर रहे हैं हम एंकरेज के लिए। इम्प्लांट यूज़ करेंगे, उसकी कुछ कंडीशंस हैं। किस केस में? पर्सन के मुंह में टीथ ही कम है, अब टीथ कम है, एंकरेज कहाँ से लेगा? तो उसके लिए हम इम्प्लांट यूज़ करेंगे। इम्प्लांट के अदर नेम्स में मिनी इम्प्लांट, माइक्रो इम्प्लांट, मिनी स्क्रूज, माइक्रो स्क्रूज, ऑर्थो इम्प्लांट और स्केलेटल एंकरेज डिवाइस, ठीक है, ये सब कुछ नाम है। और टेम्परेरी एंकरेज डिवाइस की कुछ इंडिकेशंस हैं। इंडिकेशंस मीन्स व्हाई वी आर यूजिंग, इन विच टाइप ऑफ केसेस वी आर यूजिंग, तो इसकी इंडिकेशंस हैं। इंडिकेशंस में 3 टाइप के टूथ मूवमेंट के लिए यूज होते हैं, मीजियल डिस्टल, लेबियल लिंगुअल और वर्टिकल इंट्रूसिव मूवमेंट, ठीक है। कैसे? इन पेशेंट हैविंग मिसिंग पोस्टीरियर टीथ, जिन पेशेंट में पोस्टीरियर टीथ ही मिसिंग है, वहाँ एंकरेज नहीं ले सकते हम कहीं से, तो हमें फिर इम्प्लांट लगाने पड़ेंगे। एंटीरियर ओपन बाइट और डीप बाइट करेक्शंस में, ठीक है। डीप बाइट करेक्शंस में हम क्या करेंगे, आगे हम टूथ में, ये डीप बाइट है, ये टूथ है, तो ऊपर इम्प्लांट्स लगा देंगे, यहाँ से ये एंकरेज लेगा, तो इंट्रूसिव मूवमेंट के लिए, ठीक है। सोर्स ऑफ एंकरेज फॉर कैनाइन रिट्रैक्शन, कैनाइन रिट्रैक्शन के लिए करेक्शन ऑफ कैंटेड ऑक्लूजल प्लेन, एज अ एंकरेज फॉर डिस्टलाइजेशन ऑफ मोलर्स। मोलर डिस्टलाइजेशन नहीं हो, कई बार मोलर्स डिस्टली मूव कर देंगे, तो मोलर्स यहाँ से ऐसे एंकरेज ले लेंगे, तो उनके लिए आर्चेज में मोलर की डिस्टलाइजेशन में मोलर ऐसे मूव ना करे, उसको एंकरेज देगा और रोक लेगा। एंड ट्रीटमेंट इन क्लास 3 माल ऑक्लूजन, ठीक है। साइज ऑफ इम्प्लांट अगर हम बात करें, ये इंपॉर्टेंट है। इम्प्लांट कहाँ लगाने हैं, इम्प्लांट की कुछ साइट है, इम्प्लांट का साइज है, इम्प्लांट का प्लेसमेंट एंगल है, इम्प्लांट का प्रोसीजर, सारी चीज़ें पढ़ेंगे, कॉम्प्लिकेशंस भी पढ़ेंगे, ठीक है। साइज ऑफ इम्प्लांट में क्या है, एक तो ये टाइटेनियम अलॉय के स्क्रूज होते हैं, दीज आर हैविंग लेंथ 6 to 12 mm, डायमीटर 1.2 to 2 mm। अब अलग अलग है, मैक्सिलर केस में लेंथ 7 to 8, मैंडिबल केस में लेंथ 5 to 6, ठीक है। बोन के अंदर कितना जाएगा, 4 to 6 mm, और हम सिर्फ टॉपिकल एनेस्थेटिक ही अप्लाई करेंगे। साइट कौन कौन सी है? पैलेट पे यूज़ कर सकते हैं, रेट्रोमोलर एरिया, इंटर रेडिकुलर एरिया में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है मैक्सिलर और मैंडिबल में, अलग अलग है, हम साइट की बात भी करेंगे आगे। प्लेसमेंट एंगल कितना है? मैक्सिला में 30 to 40, मैंडिबल में 20 to 60, लेकिन बोन के परपेंडिकुलर है, और रूट से हमें दूर रखना है। ये रूट से दूर रखने के लिए ही हमने एंगुलेशन किया है। इसका रीज़न ये है कि वाई वी आर गिविंग इम्प्लांट एट एंगुलेटेड वे, वी आर गिविंग इम्प्लांट एट एंगुलेटेड वे टू कीप इम्प्लांट अवे फ्रॉम रूट, ठीक है। टाइप ऑफ माइक्रो इम्प्लांट्स क्या हैं? अकॉर्डिंग टू एक्सपोजर ऑफ हेड, बिकॉज एक्सपोजर ऑफ हेड, किसका एक्सपोजर ऑफ हेड? इम्प्लांट का हेड एक्सपोज रहेगा। हमने इम्प्लांट को बोन में ऐड किया, उसके बाद क्या है, 2 मेथड है, ओपन मेथड, क्लोज मेथड। ओपन मेथड के अंदर क्या रहेगा, जो इम्प्लांट का हेड है वो एक्सपोज रहेगा, बिकॉज वहाँ पे जहाँ हमने इम्प्लांट को लगाया है वहाँ पे जो सॉफ्ट टिश्यू है वो मूव नहीं करता। दैट इज लाइक वी आर गिविंग इम्प्लांट एट अटैच जिंजेवा, ठीक है। अटैच जिंजेवा अटैच है, मूव नहीं करेगा, तो वहाँ पे हेड इम्प्लांट का एक्सपोज रहेगा। क्लोज मेथड में हेड नॉट एक्सपोज बिकॉज एट दैट एरिया सॉफ्ट टिश्यू इज मूवेबल। अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ प्लेसिंग, सेल्फ टेपिंग, सेल्फ ड्रिलिंग। सेल्फ टेपिंग क्या है कि हम वहाँ पे पहले एक होल बना रहे हैं और फिर वहाँ इम्प्लांट डाल रहे हैं उस टनल के अंदर। सेल्फ ड्रिलिंग, वी आर ड्रिल विद द हेल्प ऑफ इम्प्लांट ड्रिल इटसेल्फ इन बोन, ठीक है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू पाथ ऑफ माइक्रो इम्प्लांट इंसर्शन, अकॉर्डिंग टू पाथ ऑफ माइक्रो इम्प्लांट इंसर्शन 2 तरीके से, ऑब्लिक, परपेंडिकुलर। ऑब्लिक में 30 to 60 डिग्री, व्हेन इंटररेडिकुलर बोन इज नैरो। इंटररेडिकुलर बोन कम है तो 30 to 60 डिग्री, और अगर सफिशिएंट इंटररेडिकुलर बोन है तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। इम्प्लांट वर्क ऑन बोथ कॉन्सेप्ट, डायरेक्ट एंकरेज और इनडायरेक्ट एंकरेज।
डायरेक्ट एंकरेज कि वी आर टेकिंग एंकरेज डायरेक्ट फ्रॉम इम्प्लांट, कि भाई इम्प्लांट से ही हमें एंकरेज लेना, वो डायरेक्ट कैसे हो सकता है? क्यों? मान लो उस जगह पर टूथ ही नहीं है तो हम एंकरेज से डायरेक्ट टीथ से इम्प्लांट से डायरेक्ट ही एंकरेज ले रहे हैं। किसी पर्टिकुलर जगह पर टीथ नहीं है तो एंकरेज डायरेक्ट इम्प्लांट से मिला। इनडायरेक्ट जहाँ पे टीथ के साथ हम इम्प्लांट से एंकरेज ले रहे हैं। साइट ऑफ प्लेसमेंट क्या है अलग अलग केस में? मैक्सिलरी और मैंडिबुलर के केस में, मैक्सिला के केस में हम मैक्सिलोटोबोर्सिटी यूज़ कर सकते हैं। इंफ्राजाइगोमेटिक क्रेस्ट एरिया बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड मोलर, बिटवीन सेकेंड प्रीमोलर एंड फर्स्ट मोलर, बिटवीन कैनाइन एंड फर्स्ट प्रीमोलर, बट फर्स्ट प्रीमोलर और सेकेंड प्रीमोलर के बीच में नहीं है। बिटवीन टू सेंट्रल इंसाइजर्स लेबियली, और इनके केस में बक्कली, ठीक है। मिड पैलेटल एरिया पैलेटली बिटवीन मैक्सिलरी सेकेंड प्रीमोलर एंड फर्स्ट मोलर। एक चीज़ नोटिस की कि फर्स्ट प्रीमोलर और सेकेंड प्रीमोलर के बीच में नहीं है, बाकी सारे टीथ के बीच में है, ठीक है। और इंसाइजर्स और कैनाइन के बीच में भी नहीं है, बाकी सब टीथ के बीच में है इंडिविजुअली, ठीक है। मैंडिबल के केस में बात करें तो रेट्रोमोलर इन सिम्फाइशियल रीजन एंड बक्कली इन बिटवीन मोलर्स, मोलर प्रीमोलर्स, प्रीमोलर्स एंड कैनाइन्स। यहाँ भी प्रीमोलर्स के बीच में नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर क्या है? वी आर हमें क्या है, सबसे पहली बात हमें एक्सरे में ये देखना है कि इंटररेडिकुलर बोन मिनिमम 2 mm की होनी चाहिए। हम पायलट होल ड्रिल करेंगे। वी आर ड्रिलिंग पायलट होल 1.2 mm ट्विस्ट ड्रिल एट 600 RPM। हमने पायलट होल को ड्रिल किया और 1.2 mm का हम ट्विस्ट ड्रिल करेंगे, ठीक है। एंड आफ्टर होल्ड यूजिंग 12 RPM हैंड पीस इज इंसर्टेड, ठीक है। रिमूवल के बाद हम क्या करेंगे? रिमूवल साइट को, जब पहले हमने इम्प्लांट को ऐड कर दिया लेकिन जब हमारा ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया हमने रिमूव किया, उसको 0.2% क्लोरहेक्सिन से स्वैप करेंगे, ठीक है। टेम्परेरी एंकरेज डिवाइस में कॉम्प्लिकेशंस क्या आ सकते हैं? कॉम्प्लिकेशंस यही आ सकते हैं कि मान लो हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात क्या थी, जब भी हम इम्प्लांट डालें तो हमारी रूट के साथ इम्प्लांट कॉन्टैक्ट में रहे, लेकिन कॉम्प्लिकेशन में हो सकता है कि रूट के साथ कॉन्टैक्ट में आ जाए। दूसरी चीज़ इम्प्लांट ब्रेक हो जाए। तीसरी चीज़ किसी एनाटॉमिक स्ट्रक्चर को इम्प्लांट डालने की वजह से डैमेज भी हो सकता है, बिकॉज एनाटॉमिक स्ट्रक्चर्स भी तो प्रेजेंट है, लाइक वी आर गिविंग इम्प्लांट इन मैक्सिलरी एरिया, वहाँ पे एक्जिसाइनस भी है। सॉफ्ट टिश्यू ग्रोथ, सॉफ्ट टिश्यू की मान लो ओवर ग्रोथ होगी तो इम्प्लांट का अटैचमेंट प्रॉपर नहीं हुआ, दैट इज टाइप ऑफ कॉम्प्लिकेशन। इम्प्लांट लूजनिंग हो सकती है। दीज ऑल आर टाइप्स ऑफ कॉम्प्लिकेशंस इन टेम्परेरी एंकरेज डिवाइसेस, ठीक है। वी आर कंप्लीटिंग विद दिस, ठीक है। और इम्प्लांट लूज हो सकता है पुअर बोन क्वालिटी की वजह से, ठीक है। एक्सेसिव फोर्स हमने लगा दिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंकरेज प्लानिंग की। हमने एंकरेज लेना है, उसके में पहले प्लानिंग करनी है। किस तरीके से प्लानिंग करनी है कि हम किस टूथ को मूव कराने चाह रहे हैं, टाइप ऑफ टूथ कौन सा है, टूथ के नंबर कितने हैं जो हमें मूव कराने हैं रिट्रैक्शन फोर्सेस के थ्रू, और हमें ट्रीटमेंट की ड्यूरेशन क्या रखनी है। तो इसके बेस पर हमें एंकरेज की प्लानिंग करनी होती है। टाइप ऑफ टूथ यानी हम जो टूथ मूव करा रहे हैं दैट इज सिंगल और मल्टीपल रूट। नंबर ऑफ टूथ, टाइप ऑफ टूथ मूवमेंट, यार वी आर मूविंग द टूथ टिपिंग मूवमेंट और वी आर अंडरगो द बॉडीली मूवमेंट। ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट, स्केलेटल पैटर्न। स्केलेटल पैटर्न भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ग्रोइंग इंडिविजुअल्स के केस में अलग अलग मूवमेंट हो सकती है, बिकॉज हॉरिजॉन्टल में मेजर मूवमेंट नहीं होगी, वहाँ पे मैंडिबल पेन एंगल कम है और वहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग मस्कुलेचर है, तो वो हमें एंकरेज ज़्यादा मिलेगा हॉरिजॉन्टल ग्रोइंग इंडिविजुअल्स में। ऑक्लूजल इंटरलॉक की अगर हम बात करें तो ऑक्लूजल इंटरलॉक भी एंकरेज प्लानिंग का ही पार्ट है, बिकॉज हम अगर हमारे पेशेंट्स के केस में बक्कल ऑक्लूजन अच्छा है तो हमें वहाँ पे एंकरेज प्रॉपर मिलेगा। एक्सट्रैक्शन केसेस के बेस पे, मान लें कुछ एक्सट्रैक्शन केस है, वहाँ में हमने कुछ एक्सट्रैक्शन किया क्योंकि हमें कुछ क्राउडिंग के केस में क्या है, हमें टूथ को रिट्रैक्शन कराना है, तो उसके केस में हमने कुछ एक्सट्रैक्शंस कर दिए। मान लिया हमने एक्सट्रैक्शन कर दिए, फिर हमें एंकरेज डिमांड है। अब एंकरेज डिमांड की अलग अलग क्लासिफिकेशन है कि भाई हमें एंकरेज डिमांड कैसे कैसे हो सकती है। मिनिमम एंकरेज हमें चाहिए हो सकती है, मॉडरेट चाहिए हो सकती है, मैक्सिमम और एब्सोल्यूट। 4 टाइप की एंकरेज डिमांड के बेस पे क्लासिफिकेशन है। तो पहली है मिनिमम एंकरेज। मिनिमम एंकरेज यानी हम यहाँ पे एंकरेज बहुत ही कम ले रहे हैं, जो भी हमारी एंकरेज यूनिट है हम उससे एंकरेज बहुत कम ले रहे हैं। एग्जाम्पल मैं किस तरह समझाऊंगा
कि ये मान लो पीछे पोस्टीरियर टूथ है, ये एंटीरियर टूथ है, यहाँ पे हमें एक्सट्रैक्शन करी है, तो ये टीथ हमें पीछे रिट्रैक्ट करने हैं। मिनिमम एंकरेज का क्या मतलब है? मिनिमम एंकरेज का मतलब है कि हमारी जो एंकरेज यूनिट है ना, ये हमें बहुत ही कम रजिस्टिंग फोर्सेस दे रही है। यानी कि अगर हम ये टीथ हमें पीछे मूव कराएं तो ये टीथ मूव करेंगे तो इस स्पेस के अंदर ये वाले टूथ भी मोर देन हाफ स्पेस को कवर कर लेंगे। मान लो ये स्पेस अगर 8 mm का है तो ये एंकरेज यूनिट खुद कम से कम 5 mm तक यहाँ से आगे मूव करेगी। दैट इज़ मिनिमम एंकरेज। मॉडरेट एंकरेज क्या है कि यही केस है, हमें ये मूव कराने पीछे, ये हमारी एंकरेज यूनिट है, तो हमारी जो एंकरेज यूनिट है 1/4 टू हाफ स्पेस को खुद ऑक्यूपाइड करेगी आगे मूव करके। किस तरह? मान ले 8 mm है फिर से, तो 1/4 कितना होगा? 2 mm, और हाफ कितना होगा? 4 mm। तो लगभग 2 से 4 mm तक ये एंकरेज यूनिट खुद आगे की तरफ आएगी मॉडरेट एंकरेज एरियाज के केस में। मैक्सिमम एंकरेज का मतलब है कि अब हमारी एंकरेज यूनिट बहुत ज़्यादा रजिस्टिंग फोर्सेस लगा रही है, तो हमारी एंकरेज यूनिट क्या होगी? लगभग 2 mm और 2 mm से कम ही आगे की तरफ मूव करेगी, लेस देन 1/4 स्पेस। ठीक है। उसके बाद एब्सोल्यूट एंकरेज क्या है? एब्सोल्यूट एंकरेज है हमारा कि हमारी जो एंकरेज यूनिट के एब्सोल्यूट एंकरेज का मतलब है कि दीज एंकर टूथ मूव नहीं करेंगे, इस एंकर टूथ बिल्कुल मूव नहीं करेंगे, बिकॉज हम यहाँ पे टेम्परेरी एंकरेज डिवाइस और इम्प्लांट का यूज़ करेंगे। हम यहाँ पे इम्प्लांट लगाएंगे और हम एब्सोल्यूट एंकरेज लेंगे यहाँ से, जिससे ये टिथ मूव ही नहीं करेंगे और इस स्पेस में सिर्फ हमें रिट्रैक्शन होगा, सिर्फ और सिर्फ जो हमारे नॉन एंकर टूथ्स हैं। ठीक है, तो ये एब्सोल्यूट एंकरेज हो गया। नेक्स्ट एक टॉपिक हो रहा है लॉस ऑफ एंकरेज। लॉस ऑफ एंकरेज कि एंकरेज का लॉस कैसे हो सकता है? ठीक है, एंकरेज का लॉस हो सकता है कि हमारा अप्लायंस जो हमने बनाया उसकी डिज़ाइन पुअर है, बिकॉज वो प्रॉपरली रिटेन नहीं है अप्लायंस, तो हमारा एंकरेज लॉस हो सकता है। दूसरा, पुअर अप्लायंस एडजस्टमेंट, अप्लायंस बना दिया, एडजस्टमेंट प्रॉपर नहीं है। ठीक है, यूज ऑफ एक्सेसिव फोर्स टू मूव मैनी टीथ एट अ टाइम मे कॉज मूवमेंट इन एंकर टीथ। कई बार हम क्या कर रहे हैं, हम एक्सेसिव फोर्स लगा रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, हमें कई सारे टूथ मूव कराने, तो उस चक्कर में हम बहुत ज़्यादा एक्सेसिव फोर्स अप्लायंस के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, तो उस चक्कर में कई बार एंकरेज यूनिट वाले टूथ भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पुअर पेशेंट वियर, क्योंकि अगर पेशेंट पहनेगा अप्लायंस को तभी तो फोर्सेस लगेंगे, तभी वहाँ पे मूवमेंट होगी। पेशेंट ही प्रॉपर वियर नहीं कर रहा अप्लायंस को, तो उस केस में एंकरेज कैसे मिलेगा? ठीक है, तो यहाँ ये टॉपिक खत्म होता है हमारा जो एंकरेज इन ऑर्थोडोंटिक्स था। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। समझ आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड थैंक यू गाइस।